गुड मॉर्निंग 12th क्लास। बच्चों चैप्टर थर्ड हमारा चल रहा था, है ना। और इस चैप्टर थर्ड में हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जो पार्ट वन था हमारा चैप्टर थर्ड का, उसमें हमने कुछ इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़े थे, फीचर्स भी देखे थोड़े से, है ना। बिजनेस इन्वायरमेंट होते क्या थे? ऑल दोज फैक्टर, यानी वो सब फैक्टर जो बिजनेस की कैपेसिटी से तो बाहर हैं, कंट्रोल से तो बाहर हैं, लेकिन बिजनेस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्टेड करते हैं। ये इकोनॉमिकल, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल, ये अफेक्ट करते हैं इसको। लीगल कानून का इफेक्ट इस पर पड़ता है जब हर साल बजट आता है ना। इंडियन गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करती है बजट में। इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे आप बजट एक चैप्टर, उसमें ध्यान देना। पर बजट का मीन्स क्या होता है? यानी गवर्नमेंट अपनी होने वाली एक्सपेक्टेड इनकम और एक्सपेंडिचर्स को प्रेजेंट करती है, उसके रिगार्डिंग उसे टैक्स पॉलिसीज लॉन्च करनी होती हैं। टैक्स पॉलिसीज़ का मतलब वो अपना रेवेन्यू टैक्स के थ्रू क्रिएट करेंगी। और ऐसे ही लॉ, यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया होती है ना, LLB तैयार करते हैं वो। तो कुल मिलाकर इंडिया गवर्नमेंट ही तैयार करती है लॉ भी, लेकिन विद द हेल्प ऑफ लीगल बॉडीज, है ना। तो जब लॉ क्रिएट किया जाता है तो कोई भी कानून बनता है तो उस कानून के कुछ लोगों पर गलत इफेक्ट पड़ते हैं, कुछ पर अच्छे इफेक्ट पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि 100% उसके पॉजिटिव इफेक्ट ही आने हैं। यानी क्रिमिनल के लिए अगर हम पेनल कोड की बात करें, पेनल्टी वाला कोड, तो जो नेगेटिव फैक्टर्स होंगे उनके लिए गलत इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। यानी अगर हम चालान की बात करें तो बाइक को अगर हेलमेट पर चालान है तो हेलमेट नहीं चलाने वाले के लिए नेगेटिव, हेलमेट नहीं यूज़ करने वाले के लिए नेगेटिव इफेक्ट है, यूज़ करने वाले के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। और यानी अगर हम एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट ही आएंगे। तो ऐसे ही लॉ फ्रेम करा जाता है, और लॉ फ्रेम करने के बहुत सारे इफेक्ट नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, वो हम अपने व्यूज़ से सोचते हैं। तो बिजनेस पर लॉ का क्या इफेक्ट पड़ना है, अच्छा या बुरा, कुछ ना कुछ तो पड़ेगा ज़रूर, है ना। तो ये वो सभी फैक्टर हैं लॉ की तरह। लीगल का मतलब कानून की तरह, पॉलिटिकल की तरह नेताओं का। भाई बीजेपी गवर्नमेंट आती है या कांग्रेस गवर्नमेंट आती है, वो कहीं ना कहीं कुछ बिजनेसमैनों को सपोर्ट करती है, कुछ को नहीं करती है। कुछ बिजनेसमैन उन्हें पसंद होते हैं, कुछ को नहीं होते। जो पसंद होते हैं उन पर इफेक्ट अच्छा होता है, जो नहीं होते उनके लिए वो नेगेटिविटी क्रिएट कर देते हैं, है ना। उन पर बाउंडेशन लगा देनी, उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगा देना, ऐसा चलता है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं इन सभी फैक्टर्स की जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। इन्हीं को ही हम डायमेंशंस बोल रहे हैं। ये जो पॉइंट है ये क्या है? डायमेंशन ऑफ बिजनेस है। अगली हेडिंग पर आए, बिजनेस डायमेंशंस की। सबसे पहली हेडिंग आती है बेटा, डायमेंशन ऑफ बिजनेस में है क्या? डायमेंशन ऑफ द बिजनेस मीन्स ऑल द फैक्टर्स एंड फोर्सेस, फैक्टर्स, फोर्सेस, लॉ, दिस इज द फोर्स, प्रेशराइज कर रहे हैं इसको, है ना। लीगल और इंस्टीट्यूशनल वो संस्थाएं, वो लीगल बॉडी जो इसको बना रही हैं, ठीक है, जो इसको क्रिएट कर रही हैं, उनकी बात हो रही है। हैव डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ओवर द बिजनेस, है ना, ट्रांजैक्शंस। कैसे पड़ेगा बेटा? GST जब लगा, मानो कोई गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट कह दे कि हम अपने यहाँ पर कोई एक गुड्स है, ये गुड्स मान लेते हैं, इस पर टैक्स को बढ़ाकर 10% से 30% कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, तो क्या ये बिकने में दिक्कत करेगा वहाँ पर? नहीं, हाँ करेगा। तो यानी लॉ आया, टैक्स पॉलिसीज़ में चेंज हो गई, टैक्स पॉलिसीज़ चेंज हो गई, बिजनेस पर हमारे इस बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ा? नेगेटिव इफेक्ट पड़ा ना। वही इफेक्ट अगर हम 10% को 5% कर दें तो बिकने में आसानी होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम इस पर टैक्स बढ़ाते हैं तो देन दीज गुड्स शुड बी इन्फ्लेट, है ना। तो ये गुड्स इस बात से अफेक्टेड होगा कि टैक्स पॉलिसीज़ कम होती हैं या ज़्यादा होती हैं। तो हम इनकी बात ही कर रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्ट अफेक्टेड करते हैं। तो ऐसे ही कुछ जनरल इन्वायरमेंट हैं। जनरल इन्वायरमेंट ये सब, तो पहले बात करते हैं इनकी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की। इकोनॉमिकल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर विच हैव ए इकोनॉमिकल इफेक्ट ऑन द बिजनेस ऑफ दैट कंट्री, है ना। पढ़ते हैं क्या क्या हो सकते हैं। दे इकोनॉमिक क्या होते हैं? मनी टर्म्स में, है ना। प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, किस लिए प्रोडक्शन करते हैं? यानी कुल मिलाकर
प्रोडक्टिविटी हो रही है, या तो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है या वर्थ ऑफ गुड्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। कैश होगा या कैश इक्विवेलेंट होगा। हमने किसान ने खेत में गेहूं का प्रोडक्शन किया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। क्यों? क्योंकि इसका बेनिफिट सबको मिलेगा, मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा, इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा नहीं, क्योंकि प्रोडक्टिविटी हुई है ना। तो ऐसे ही फैक्टर आते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर। क्या क्या आते हैं बच्चों? इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर आते हैं जीडीपी। इकोनॉमिक्स चैप्टर्स में पढ़ेंगे हम नेशनल इनकम के अंदर जीडीपी, है ना, और इनकम लेवल। तो जीडीपी क्या होती है? पर कैपिटा इनकम। दिस इज कॉल्ड द पर कैपिटा इनकम, है ना। पर कैपिटा इनकम भी होती है ये। किसकी पर कैपिटा इनकम? अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंस, है ना, रेसिडेंस। अब नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ इंडिया क्या होता है पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में जाकर, क्योंकि हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं है, हम बात कर रहे हैं पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम क्या होती है? मान लो एक कंट्री में 100 लोग रहते हैं, टोटल 100, है ना, 100 पीपल्स, 100 पीपल्स तो नहीं कहेंगे, वो व्यक्ति जो इनकम जनरेट करते हैं। भाई फैमिली में 4 मेंबर हैं, एक इनकम कमाता है, तो हम उस व्यक्ति की इनकम बात कर रहे हैं या चारों मेंबर की बात कर रहे हैं। चलो मान लेते हैं हमारे देश में टोटल इतने ही लोग रहते हैं, है ना। अब इन सब ने मिलाकर किसी ने कमाए भी होंगे, किसी ने कम कमाए होंगे, किसी ने ज़्यादा कमाए होंगे, है ना। मानो एक ने कमाए 10,000 रुपये एक साल में, एक ने कमाए 50,000, एक ने 0, हो सकता। तो टोटल मिलाकर इन्होंने कितने रुपए अर्न करे? मान लेते हैं 12 लाख रुपए सबने अर्न करे एक साल के अंदर। तो पर कैपिटा इनकम क्या हुई? पर व्यक्ति ने कितने आए हिस्से में? तो 12 लाख को डिवाइड कर दो। कैसे? 12 लाख डिवाइड बाई 100, है ना। कितने? एक व्यक्ति ने 12,000 रुपये कमाए, एवरेजेस। दिस इज द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, है ना। मीन्स ऑफ नेशनल इनकम इज दैट नेशनल इनकम मीन्स द इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंस, यानी व्यक्ति जो इंडिया के अंदर रहता है। देश की इनकम नहीं, देशवासियों की इनकम। पर देशवासी ने कितने कमाए, समझ रहे हो? नेशनल इनकम का मतलब हर व्यक्ति के हिस्से में कितने रुपए की अर्निंग आती है। तो ये अर्निंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स में आती है, नेशनल इनकम, है ना। देखो, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर टू द ऑल फोर्स एंड फैक्टर विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक ऑफ योर कंट्री। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करेगा, हमारे देश की इकोनॉमिक बेनिफिट्स को डायरेक्टली कंट्रोल करता है, मतलब इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैंने लिख दिया ना, अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंस, है ना। ये आगे की बात है, इकोनॉमिक्स में पढ़ना है इसको, चीज़ को जाकर, है ना, यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब हमारे देश के अंदर इनकम जो जनरेट हुई है वो कितनी हुई है। इकोनॉमिक हुई है ना, डायरेक्टली बिजनेस को इनफैक्ट इन्फ्लुएंस करती है। कंट्री हमारी आती है आगे, इन्वायरमेंट कंसिस्ट द जीडीपी प्रोडक्ट इनकम लेवल एट नेशनल लेवल। तो मैंने बताया ये इनकम लेवल किस पर है? नेशनल लेवल पर है, यानी पूरे देश में हम कंट्रोल सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि यूपी के अलग निकाल रहे हैं, स्टेट के अलग निकाल रहे हैं, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। नेशनल इनकम कैलकुलेशंस जो होती है जीडीपी, वो देश पूरे नेशनल लेवल पर होती है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा का मतलब पर कैपिटा, कैपिटा का मतलब होता है व्यक्ति, समझ रहे हो, पर व्यक्ति कितनी इनकम, है ना। आगे
अर्निंग रेट, प्रॉफिट अर्निंग रेट, प्रॉफिट अर्निंग रेट क्या होता है? एक देखो आगे भी चैप्टर आएंगे जब हम फाइनेंस वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो उसमें पीई रेशो निकालनी होती है, क्योंकि अभी हमारी अकाउंट्स में सेकंड बुक यानी कंपनी वाली बुक स्टार्ट नहीं हुई है, तो वहाँ से हम शेयर्स को थोड़ा सा समझेंगे और शेयर्स का मतलब क्या होता है, उसके बाद ये पीई रेशो का कॉन्सेप्ट आता है। यानी कुल मिलाकर इसका मतलब होता है प्रॉफिट अर्निंग रेशो, यानी जब हम कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो हर शेयर होल्डर के हिस्से में कितने % इनकम आती है। यानी उसने 10,000 रुपये के शेयर्स खरीद लिए, जनरली सबको पता होगा शेयर्स क्या होते हैं, फिर भी हम अपनी सेकंड बुक में इसको कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन शेयर्स तो खरीद लिए 10,000 के, हमने इनकम अर्न करी 1,000 रुपये, तो उसके रेफरेंस में हमने कितने % इनकम जनरेट करी, दिस इज द कॉल्ड द पीई रेशो, है ना। तो ये भी इन्फ्लुएंस करती है। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का मतलब खेत में प्रोडक्शन करें या कंपनी में प्रोडक्शन करें, है ना, या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, दिस इज द कॉल्ड द प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट, है ना। एम्प्लॉयमेंट रेट, इंडस्ट्रियल मॉनेटरी, फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, चलो एक एक पॉइंट पर डिस्कस कर ले। वैसे तो ये तीनों चारों बातें इकोनॉमिक्स की थी, लेकिन फिस्कल पॉलिसीज़ में क्या होता है कि मैंने बात करी बजट की, जब इकोनॉमिक्स में बजट चैप्टर पढ़ें तो डीपली पढ़ना है इसे फिस्कल पॉलिसी को ध्यान से। फिर भी मैं डिस्कस कर देता हूँ कि जब बजट गवर्नमेंट अपना पेश करती है तो गवर्नमेंट बताती है कि भाई हमें आने वाले 1 साल में यहाँ से इनकम इतनी होगी, कितनी, 10,000 रुपये। अच्छा, दूसरी तरफ क्या बताती है, हम आने वाले इसी 1 साल में हम 12,000 रुपये खर्च करेंगे। समझ में आती है बात। गवर्नमेंट कहती है एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंस का स्टेटमेंट बनाकर देती है, एक्सपेक्टेड आने वाले ईयर के लिए कहाँ कहाँ खर्च करती होगी, रोड, ब्रिज, डैम, एजुकेशन, हेल्थ, डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेंस, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर्स में वो अपने स्पेंड करती है। और इनकम कहाँ से अर्न करती है, कुछ गवर्नमेंट की अपनी कंपनीज होती हैं और कुछ वो टैक्स लॉन्च करती हैं, कुछ पेनल्टी, फाइन वगैरह ये सब लगाते हैं, यहाँ से गवर्नमेंट की इनकम होती है। तो अब गवर्नमेंट ने बताई कि मैं 10,000 रुपये आने वाले 1 साल में कमाऊंगा, खर्च करूंगा 12,000। अब गवर्नमेंट बड़ी चिंतित है कि 2,000 कहाँ से लेकर आए। गवर्नमेंट क्या करती है, इस एक्सपेंडिचर को जो 12,000 का आ रहा है और ये जो रेवेन्यू है 10,000 वाला, इसको मीट करेगी, क्योंकि अगर तुम्हारे पास 10,000 रुपये तो 12,000 कैसे खर्च कर सकते हो भाई, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने उन फालतू खर्चों को कम करती है जिससे कि वो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू के साथ मैच हो जाए, ठीक है। या फिर दूसरा क्या करेगी, वो लोन लेकर आएगी, कहीं से उधार लोगे ना, खर्चा है तुम्हारा 10,000 12,000, इनकम है 10,000 रुपये, तो क्या करोगे, किसी से उधार लोगे या अपने खर्चे के कम करोगे। तो इस पॉलिसीज़ को, इस थिंकिंग को कहते हैं गवर्नमेंट की, जब इस पर प्लानिंग करती है, दिस इज कॉल्ड द फिस्कल पॉलिसीज, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, सम एक्सपेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक इंक्रीज इन जीडीपी रिजल्ट इन द डिस्पोजेबल इनकम, राइज इन डिस्पोजेबल इनकम। समझो, जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर तो डिस्पोजेबल इनकम भी सीखेंगे वहां पर, है ना। तो अब बात आती है कि जीडीपी बढ़ गई, जीडीपी का मतलब ये हर व्यक्ति के हिस्से में कितनी इनकम आई, 12,000, मैं इसे बढ़ा दूं 15,000 रुपये, तो हर व्यक्ति की इनकम बढ़ी नहीं बढ़ी। अब इस 12,000 रुपये में से उसने कमाए तो हैं, इसमें से वो क्या क्या करेगा, इसमें से वो टैक्स भी देगा भाई। फ्लैट उसने ग्रॉस जो अर्न करे, ग्रॉस लिख रहा है ना, ग्रॉस जो अर्निंग करी है वो इतनी है, मैं 12 की जगह 15 कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, वो पहले तो टैक्सेस देगा, फिर उस घर के हाउस टैक्स देता है, वाटर टैक्स देता है, डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस गवर्नमेंट को देता है। फाइनली उसके पास जो बचा, कौन सा, जिसको वो रेडी है अपने ऊपर खर्च करने के लिए। डिस्पोजेबल इनकम मीन्स व्हेन द पर्सन आर रेडी टू एक्सपेंड ऑन देयर सेल्फ, है ना, अपॉन देयर सेल्फ, दिस इज द कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। तो अगर जीडीपी बढ़ेगी तो वो डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ेगी। हाई इन्फ्लेशन रेट, है ना, महंगाई का रेट, सेट ए कंस्ट्रेंट दैट दे आर इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर महंगाई बढ़ जाए, तुम 12,000 कमाते थे, कोई चीज़ मिलती थी तुम्हें 5 रुपये की, अब फिर तुम 15,000 कमाने लगे, वो चीज़ मिली तुम्हारे लिए 15 रुपये की, तुम्हारा क्या फ़ायदा हुआ भाई,
यानी इन्फ्लेशन बढ़ने से तुम्हारी इनकम ऑटोमेटिक डाउन हो जाती है, और इन्फ्लेशन आने से, है ना। और अगर डिफ्लेशन आ जाए, इनकम वही है, तो तुम उसी पैसे में ज़्यादा चीज़ें परचेज कर सकते हो। तो क्या कहते हैं, देखो, हाई इन्फ्लेशन रेट सेट द कंस्ट्रेन, रोकते हैं, दे आर इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो हम पर हडल्स पैदा करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सॉरी, है ना। डिक्रीज इन रेट बेनिफिट सीएल एंड इंक्रीज इन डिमांड, अगर रेट घट जाए, इन्फ्लेशन, मार्केट की महंगाई कम हो जाए तो लोग खरीदना शुरू कर देते हैं, नहीं। अब फैक्टर ये आता है कि डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई, प्राइस भी बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये अलग फैक्टर है कि हम उसको मैनेज करते हैं, किससे, प्राइस मैकेनिज्म से। अब देखो, पासिंग ऑफ जीएसटी बिल पास हुआ तो इसका क्या हुआ, अफेक्ट द ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन से भी बिजनेस पर इफेक्ट हुआ। तो ऐसे ऐसे सभी वो फैक्टर जो पैसे पर डायरेक्टली मनी के टर्म्स में या मनी इक्वलेंट टर्म्स में अफेक्टेड करते हों देश को, दिस इज द कॉल्ड द इकोनॉमिकल डायमेंशंस, है ना। पढ़ना है इसको। दूसरा आता है कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं, सोशल इन्वायरमेंट। अब इस सोशल में क्या कहते हैं, ध्यान से देखना, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, पढ़ना आपको ही है। सोशल इन्वायरमेंट है कि हम सोसाइटी की तरफ देखकर चल रहे हैं, हम बिजनेसमैन, हम बिजनेस चला रहे हैं, हमारे पीछे बिजनेस की इंडस्ट्री खड़ी हुई है, ठीक है, और हम बिजनेसमैन हैं। हमने देखा कि समाज के अंदर क्या चल रहा है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, जो स्टैंडर्ड है उसी के हिसाब से हम कॉस्ट रिड्यूस करेंगे। मार्केट में BMW कार लॉन्च करें या फिर मारुति 800 कार लॉन्च करें, तो पहले ये तो देख लो कि उनकी औकात कितनी है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं मोस्टली किस लेवल के हैं। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है, और उनके टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस पर ध्यान दिया जाता है, यानी उन्हें कलर कौन सा पसंद है ना। मैं सिर्फ कार का एग्जांपल दिया है, बहुत सारे गुड्स में जो कस्टमर को पसंद हो हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो ये क्या है, सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट कंसिस्ट द कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, जो वहाँ चल रहा है ट्रेंड में वही तो चलेगा। इंडिया में साड़ी चलती है तभी तो साड़ी बिकती है, अब अमेरिका में जाकर साड़ी बेचोगे तो बिकेगी क्या, नहीं बिकेगी ना। तो हमें कस्टम ट्रेडिशन के हिसाब से भी चलना है, इन विच द बिजनेस इज एक्सिस्टिंग, इट इंक्लूड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एजुकेशन लेवल। लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, गधे ज़्यादा हैं, तो हमें ये भी देखना है कि गधों को घास खिलानी है और पढ़े लिखों को, है ना, समझ रहे हैं। द पीपल लिविंग इन द सोसाइटी वेयर द बिजनेस एग्जिस्ट, द बिजनेस मैन वही सोचेगा उनके हिसाब से, वही अच्छा बिजनेसमैन होता है। तो ये भी अफेक्टेड करता है, कहाँ गया, सोशल। पढ़ना इसको। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, मैंने फिर भी बताया, पॉलिटिकल्स में नेताओं की बातें आती हैं, इनकी सोच क्या है किसी बिजनेस के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए। अगर ये चाहें तो किसी को चला दें, किसी को बिगाड़ दें। चल रहा है ना आजकल ऐसा ही, किसी पर हाथ रखा हुआ है मोदी जी का, किसी पर नहीं है। जिन पर नहीं है वो परेशान है, और जिन पर है वो तो, है ना। द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कंस्टिट्यूट ऑल द फैक्टर रिलेटेड टू द गवर्नमेंट अफेयर्स, सरकारी अफेयर्स की बातें हो रही हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात हो रही हैं। डिफरेंट ग्रुप ऑफ द सोसाइटी, पॉलिटिकल चेंज द इम्प्लीमेंट बाय द डिफरेंट गवर्नमेंट एक्सेट्रा। द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हैज़ इमीडिएटली एंड ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो इसका इफेक्ट इमीडिएट, तुरंत पड़ता है बेटा। गवर्नमेंट ने कहा आज ही बंद करो, आज ही बंद करो, तो करना पड़ेगा, है ना। और भी बहुत सारे स्किल्स हैं, पढ़ना है इसको। लीगल इन्वायरमेंट में कानून की बात आती है, तो कानून से इसका इफेक्ट पड़ता है बच्चों। और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये लीगल और पॉलिटिकल दोनों करने हैं आपको। इसके बाद हमें टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना है। अब टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्या है, कि जो भी टेक्नोलॉजिकल इफेक्ट पड़ने हैं इस पर, कैसे, मार्केट में एंड्रॉयड आया, पहले विंडो चलता था, टेक्नोलॉजी चेंज होने पर किस मोबाइल पर इफेक्ट पड़ा, नोकिया पर, है ना, मार्केट से बाहर कर दिया। उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था पहले ही अगले कई सालों का विंडो के साथ में, तो वो एंड्रॉयड तो ले नहीं सकता था। तो इसकी वजह से उस पर इफेक्ट पड़ा। जैसे ही हमने क्या करा, हमें पता लगा तुरंत, इस पर ध्यान दे रहे हैं, हमें पता लग रहा है कि हमने पहले ही इस पर स्टडी कर ली कि आने वाले टाइम में लोगों के टेस्ट प्रेफरेंस क्या होने वाले हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। हम उसी टेक्नोलॉजी को तुरंत अडॉप्ट कर लें, बेनिफिट लेंगे नहीं लेंगे। ध्यान करो, 1960 के आसपास में अमेरिका ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था
ओपेक कंट्रीज़ के साथ में, यानी जो गल्फ कंट्री थी उनके साथ में एक एग्रीमेंट किया। क्या एग्रीमेंट था? उन्होंने कहा, अमेरिका को पता था कि आने वाले टाइम में पेट्रोल की रिक्वायरमेंट पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि 1960 के आसपास डॉलर्स, रुपीज़ और अदर कंट्रीज़ के जो करेंसीज थी लगभग सेम थी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, है ना। अब अमेरिका बड़ा चालाक है, पहचाना उसने टेक्नोलॉजिकल चेंज, लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस को चेंज की, सोशल की भी बातें हो रही हैं। उसने क्या करा, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, क्योंकि उस समय पर पेट्रोल की हाई रेट नहीं थे, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं था इतना ज़्यादा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद ही पेट्रोल की रिक्वायरमेंट बढ़ी है। अब उस समय पर अमेरिका ने क्या एग्रीमेंट करा, उसने कहा भाई एक काम करो, तुम्हारे और हमारे प्राइस, डॉलर के और हमारे प्राइस आने वाले टाइम में भी हम सेम ही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, गल्फ ने कहा क्यों भाई? क्योंकि गल्फ को पता था कि अमेरिका थोड़ा टेक्निकल आगे है, तो उसे लगा कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मुकाबले डॉलर महंगा हो जाए तो हमें इनसे महंगी चीज़ें खरीदने पड़ें, है ना। तो उन्हें लगा कि हाँ, इनकी बात मान लेनी चाहिए, लेकिन शर्त क्या है? उसने कहा कि शर्त ये है कि तुम पेट्रोल पूरी दुनिया को बेचो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बेचेंगे, लेकिन तुम्हें पूरी दुनिया को पेट्रोल डॉलर के बदले में देना होगा, है ना। यानी अपनी देश की करेंसी में नहीं, डॉलर में खरीदना पड़ेगा। अब पूरी दुनिया को जब पेट्रोल की रिक्वायरमेंट हुई तो किस करेंसी के बदले वो पेट्रोल खरीदेंगे? डॉलर के बदले में। और हम डॉलर खरीदने किसके पास जाएंगे? अमेरिका के पास। और अमेरिका ने क्या करा? अपने डॉलर के प्राइस बढ़ा दिए, क्योंकि रूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कहता है कि जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ते हैं, है ना। तो ऐसी ही टेक्नोलॉजिकल चेंज, उसे पता था आने वाले टाइम में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने वाला है, उसने इस टेक्नोलॉजी का, ऐसी टेक्नोलॉजीज का बेनिफिट लिया और आज वो डॉलर अच्छे रेटों पर चलता है। ठीक है, तो बेशक हम इसको खाली टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट को पढ़ रहे हैं, इनको पढ़ना, ऐसी ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं जो मार्केट में आती हैं, जो अच्छी टेक्नोलॉजी अच्छे बिजनेसमैन उन्हें समझ जाते हैं, पहले ही उन्हें अडॉप्ट कर लेते हैं वो। ठीक है बेटा, तो हम बिजनेस डायमेंशंस को पढ़ेंगे, इसके बाद हम उसके बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ 1991 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। 1991 पॉलिसीज़ में क्या हुआ नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है।